नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस 2 मतलब थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड यूनिट। तो ये यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस, फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ये पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनके बीच में रिलेशनशिप्स कवर करना है, मतलब जो लॉ वाला एस्पेक्ट है जिसमें हम आर्टिकल्स के साथ केस लॉस पढ़ते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स प्लस थोड़े बहुत रेफरेंसेस के लिए आर्टिकल्स। देन उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी। उसके बाद फोर्थ टॉपिक हमारा आ जाता है सोवरेनिटी, डेफिनेशन एंड टाइप्स, पॉलिटिकल, पॉपुलर एंड लीगल सोवरेनिटी। उसके बाद लास्ट टॉपिक भी है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है वो है सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली ये 5 टॉपिक्स हैं जो जनरली 4 दिखते हैं बट है 5। तो अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं, यानी कि 12.5 के लिए बात करूं, तो 12.5 में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर 12.5, ठीक है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को भी कभी कभार 12.5 में इलेबोरेटेड वे में पूछ लेते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है फॉर 12.5 मार्क्स। बट अगर बाकी टॉपिक्स की हम बात करें तो जैसे क्लासिफिकेशन, इसको ब्रेक करके पूछ लिया, ठीक है, या फिर जैसे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, अगर इन्हीं टॉपिक को ब्रेक करके पूछ लिया तो 5 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। अब जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पर्पस, फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या कहूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लीगल फ्रेम है जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं। मतलब जो इंडिया का लॉ है वो कहां से इवॉल्व हुआ, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करता है एज द बेस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूं तो अगर हम एक ट्री को देखें तो ये जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो चीजें आ रही हैं जैसे स्टेम और फिर ये पूरा ट्री, ठीक है। अब इसमें जो फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब क्या है, ये पीस सोसाइटी। और स्टेम क्या है, स्टेम है हमारा ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस का मतलब क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, देन उसके बाद स्टेम आएगी। स्टेम का मतलब क्या है, ब्रांचेस, और ब्रांचेस का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इनके थ्रू आएगी पीसफुल सोसाइटी। और पीसफुल सोसाइटी क्या है, फ्रूट्स है। तो लीव्स क्या है, लॉज। लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इन्फोर्स करता है और जुडिशरी उसके ऊपर जस्टिस स्टैब्लिश करता है। तो जो लीव्स हैं, जो ग्रीन लीव्स आती हैं आपकी ट्री की, वो क्या है, वो लॉज हैं। और उसके बाद जो फ्रूट्स आते हैं या जो फ्लावर्स आते हैं वो क्या है, वो पीसफुल सोसाइटी। तो ये हमारा एंड गोल है और ये हमारा बीच का एस्पेक्ट है और ये हमारा इनिशियल वैल्यू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनिशियल है, मतलब सारी चीजों की शुरुआत यहीं से हुई। तो जो भी लॉज बन रहे हैं इंडिया में उसका बेस कहां से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्न। तो बेसिकली स्टेट मतलब ये सारी चीजें कैसे गवर्न होती हैं, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट लेट डाउन द framework for the political, legal and administrative system, defines fundamental rights and duties। तो बेसिकली ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कवर्ड है। दैट एंड प्रिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड सिटीजन। तो बेसिकली क्या है, सेंटर और सिटीजन के बीच में रिलेशनशिप को प्रिस्क्राइब करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ और फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। देन ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। इट रिफ्लेक्ट्स बोथ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो बेसिकली ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें क्यों बनाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई भी लॉ बनेगा तो उसका बेस होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें बनाना इसलिए पड़ा कि कल को अगर जब भी सिचुएशन चेंज होगी तो कोई मनगढ़ंत लॉ या अपने हिसाब से कोई भी छेड़छाड़ ना करा जा सके इंडिया के लीगल सिस्टम में या इंडिया के वर्किंग सिस्टम में। तो इसलिए हमने एक बेस तैयार कर दिया कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता हो, उनके राइट्स बता दिए, उनकी ड्यूटीज बता दी, ताकि
जो भी लॉ बने भविष्य में वो उस राइट्स और ड्यूटीज के हिसाब से बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमें पता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है और फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन बॉडीज हमने पहले ही पढ़ी हुई है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाता है, दैट इज लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला, और जुडिशरी मतलब लॉ के बेसिस पे न्याय करने वाला। ठीक है, देन लिमिटिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है। कैसे, सबसे पहले आपको आर्टिकल नंबर 32 मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इन दैट केस वन पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात वो वहां पे प्रेजेंट कर सकता है। और कोई भी लॉ अगर पास हो रहा है बाय द लेजिस्लेचर तो वो क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के तहत होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आर्टिकल नंबर 32 में कोई भी लॉ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, वो जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। बट आर्टिकल नंबर 226 क्या है, ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट लेवल पे हो रहा है, यानी कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है, तो आप आर्टिकल नंबर 226 में उस स्टेट के हाई कोर्ट पे मूव करोगे और वहां जाकर के अपनी रेमेडी क्लेम करोगे। बट अगर आपका वायलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे इंडिया पे लगता है, और जो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे लगता है। देन उसके बाद हम देखें तो जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास कैसे है कि अगर कोई लॉ हाई कोर्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है तो वो क्या है, वो हाई कोर्ट के अंदर आता है, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती है। मतलब हाई कोर्ट की पावर पूरे स्टेट पे रहती है, तो जिसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ है, मतलब जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें जो 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें जो तीनों लिस्ट है उसमें से अगर लॉ स्टेट लिस्ट में बना हुआ है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कहां पे आएगा, वो अपील हो सकता है एज जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को लिमिट करता है। फिर आ जाओ इसमें आर्टिकल नंबर 368 पे, जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं विद टाइम अमेंड किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो सोसाइटी के इवॉल्व होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी ताकि एक फ्लुएंट वर्किंग ऑफ द सोसाइटी हो सके, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ठीक है, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आ जाती है नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके बेसिस पे क्या होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बदलना तो बदल सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, और वो कैसे हेल्ड हुआ इन द केस ऑफ केशवानंद भारती, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये केस था, इसमें ये हेल्ड हुआ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है उसमें क्या है, लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स है, मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया है प्लस जो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है कुछ राइट्स उनको भी मिलते हैं, तो वो क्या है, वो लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि गवर्नमेंट उस पर इन्फ्रिंज ना कर सके। ठीक है, देन आगे चलते हैं एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ इज सुप्रीम ओवर ऑल द अदर अथॉरिटीज, मतलब कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी अथॉरिटी लॉ के ऊपर नहीं है। तो मतलब लॉ मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है एंड एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा रूल ऑफ लॉ, और ये जनरली कहां पे कवर्ड है, अगर हम इंडिविजुअल की नजर में बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 बात करता है रूल ऑफ लॉ की। ठीक है, देन उसके बाद ये आपको केस का नाम मैंने बताया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं किया जा सकता, प्लस द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अपहेल्ड किया था कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा सुप्रीम रहेगा। देन उसके बाद लास्ट आता है आपका एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, मतलब रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज, गोल एंड आइडियल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो वहां पे आपको ये की टर्म्स मिलेंगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एंड गोल है ऑफ द सोसाइटी। जब सोसाइटी में जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये हमारा गोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम अचीव करना चाहते हैं।
देन उसके बाद देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस कई टाइप के होते हैं, तो उनको कैसे क्लासिफाई करा गया वो समझते हैं। पहला आता है रिटन और अनरिटन, ठीक है। तो दो चीजें हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन का मतलब ऑब्वियस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिखे हुए हैं, कोडिफाइड। अनरिटन का मतलब जहां पे प्रोविजंस लिखे हुए नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन का क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कस्टम, कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजन, ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है। देन रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब ये होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता या चेंज करना बहुत मुश्किल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो चेंज किया जा सकता है। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का क्या है, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, डिफिकल्ट टू अमेंड, एग्जांपल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कैन बी इजीली अमेंडेड लाइक ऑर्डिनरी लॉज, एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनका अनरिटन है, ठीक है। देन इंडिया का क्या है सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सेमी रिजिड का मतलब क्या है, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो आर्टिकल नंबर 368 जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो जो पार्ट आपका बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं है उसको इजीली चेंज किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्या है, रिजिड है, ठीक है। तो ये इंडिया का स्टेटस है। देन आगे चलते हैं। फिर आता है आपका फेडरल वर्सेस यूनिटरी। फेडरल का मतलब क्या है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और यूनिटरी का मतलब क्या है, पावर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे एलोकेटेड है, ठीक है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, एग्जांपल यूएसए, इंडिया। यूनिटरी का मतलब क्या है, पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन वन अथॉरिटी, एग्जांपल यूके, ठीक है। तो अब अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के लिए आप एक टर्म याद रखोगे, दैट इज क्वाज़ी फेडरल। क्वाज़ी फेडरल का मतलब क्या है कि पार्शियली फेडरल है, पार्शियली यूनिटरी है, मतलब दोनों ही फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं। अब अगर मैं फेडरल फीचर्स की बात करूं तो हमें यह पता है कि जो पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिवाइडेड है, प्लस हमारे पास लिस्ट है स्पेसिफिकली जिसमें हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है। बट अगर हम यूनिटरी फीचर की बात करें तो यूनिटरी फीचर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। मतलब जो सिंगल, जब सिटीजनशिप की बारी आती है तो इंडिया का सिटीजन किसी और देश की सिटीजनशिप को होल्ड नहीं कर सकता। तो दैट इज यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, जो पावर है वो खत्म होके सिर्फ एक अथॉरिटी के पास चली जाती है, एक अथॉरिटी पे वेस्ट हो जाती है। तो दैट इज यूनिटरी फीचर, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दिए। देन उसके बाद देखें तो फिर आता है नेक्स्ट टाइप कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन। तो बेसिकली मोनार्कियल मतलब जहां पे मोनार्क जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और जहां पे इलेक्शंस नहीं होते, लाइक यूके एंड जापान। अगर रिपब्लिकन की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्शन के थ्रू हेड ऑफ द स्टेट को चूज किया जाता है, एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए। देन उसके बाद देखें तो प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें देखते हैं, तो नाम से क्लियर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है और प्रेसिडेंट की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जांपल यूएसए। तो ये क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएसए का। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या है, जहां एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जांपल इंडिया एंड यूके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इंडिया का कौन सा हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए अगर, तो अभी तक तो हमने बात करी कि कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस कंट्री, इस वर्ल्ड में। देन उसके बाद देखिए तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें इनिशियली कितने थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। एंड देन इट इनकॉर्पोरेट्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती हैं, जो गवर्नेंस से रिलेट करती हैं, एज वेल एज जो इमरजेंसी से रिलेट करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मल्टीपल सोर्सेज से अडॉप्ट किया गया है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश वगैरह वगैरह ये आप देख लोगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट अडॉप्शंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल सोर्सेज से अडॉप्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। देन उसके बाद देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। मतलब जो फेडरल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो क्वाज़ी फेडरल है, मैं बता चुका। तो जो फेडरल सिस्टम है उसमें कुछ यूनिटरी बेस है, जैसे कि जो फेडरल सिस्टम में हमने बात करी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, ठीक है। तो इट इज अ यूनिटरी बायस दैट डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल, ये हमारा गिवन है।
बट ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक आर्टिकल नंबर 352 एंड 356 को अगर हम पढ़े तो सिस्टम बिकम्स यूनिटरी। ये मैं डिस्कस कर चुका, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, वो राइट्स जो आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं विदाउट एनी कंडीशन। तो ये क्या है, गारंटी सिविल लिबर्टीज सच एज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा, ये आपके फंडामेंटल राइट्स आपको पार्ट 3 में मिल जाते हैं। इट इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा पार्ट 4 है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, वो डायरेक्शंस जो स्टेट को दी जाती हैं ताकि वो अपने गोल पे पहुंच सके, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस है। तो गाइडलाइंस टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल नंबर 336 से लेके 51 तक, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन सोशलिस्ट एंड लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज। तो ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट को डायरेक्शन देती हैं कि उनको किस तरीके से पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बिकॉज अगर आप किसी को सिर्फ और सिर्फ राइट दोगे तो वो क्या करेगा, अपने राइट का मिस यूज करके सामने वाले पर्सन के राइट को वायलेट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे एक बंदा बोलेगा मेरा राइट है और एक बंदा बोलेगा मेरा राइट है। तो वहां पे क्या आती है ड्यूटीज, कि मतलब आपके पास राइट तो है प्लस आपके पास एक इंप्लाइड ड्यूटी है कि आप दूसरे के राइट को वायलेट ना करो, ठीक है। तो इट इज प्रोवाइडेड इन पार्ट नंबर 4A, और ये इंस्टीट्यूट हुआ था इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल A में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो 7th फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर की बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशरी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिकॉज न्याय इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर न्याय भी किसी पर निर्भर हो गया तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। देन जुडिशियल रिव्यू, ये भी प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई लॉ बनता है तो उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अलाइनमेंट में है या नहीं है, कहीं वायलेशन तो नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का। तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद देखें तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, जुडिशरी जो है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशरी में भी कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन सेक्युलरिज्म क्या है, वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, प्लस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें भी ये कहीं ना कहीं इवॉल्व है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की फुल आजादी होगी, स्टेट किसी रिलीजन को फेवर नहीं करे, ठीक है। इंडिया इज नाइदर अ थियोक्रेटिक स्टेट नॉर डज इट प्रमोट एनी रिलीजन। तो ना ये रिलीजन का, इंडिया का कोई रिलीजन है और ना ही कोई रिलीजन को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। देन स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, ठीक है। तो ये कौन से केस में आता है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब जो पार्लियामेंट की वर्किंग है वो किस पे है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे है, कि अगर पार्लियामेंट से कोई भी मिस्टेक होती है तो इन दैट केस ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सबकी जिम्मेदारी होगी। तो सबकी जिम्मेदारी के थ्रू पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी मेंटेन्ड है, मतलब हर मिनिस्टर का अपना रोल है, हर मिनिस्टर का अपना से है, दैट इज द डेमोक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, ये भी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो फेडरल यूएस मॉडल है पर सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, मतलब स्टेट की सिटीजनशिप आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, जैसे यूपी की कोई सिटीजनशिप नहीं है, दिल्ली की कोई सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की सिटीजनशिप है। और यूएस में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप मॉडल है, मतलब वहां पे स्टेट की भी है और यूएस की टोटल भी है, ठीक है। देन इसके साथ साथ आप किसी और देश की भी इंडिया के साथ सिटीजनशिप को नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइडेड है आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक, जिसमें नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज आल्सो द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर अबव 18 इयर्स आप वोट कर सकते हो, अगर आप 18 प्लस हो तो आपके पास राइट है वोट करने का अपना, ठीक है। और ये आपको आर्टिकल नंबर 326 में मिल जाता है। एंड नोट दैट इट इज योर लीगल राइट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका राइट टू वोट है इज योर लीगल राइट, बिकॉज ये हमारा पार्ट नंबर 3 में प्रोवाइडेड नहीं है, जिसका मतलब क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बट आर्टिकल नंबर 21 का ये सब्सिडरी राइट माना जाता है, दैट इज राइट टू लाइफ। तो ये राइट टू लाइफ का एक सब्सिडरी राइट है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहला ये है डिस्टिंक्टिव, मतलब जो अलग है बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब उसको अमेंड भी किया जा सकता है, और रिजिड भी है कि मतलब उसको चेंज करना इतना इजी नहीं है। देन यूनिक सिंथेसिस ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी एलिमेंट्स, तो इसमें दोनों यूनिटरी एलिमेंट्स है, दैट इज फेडरल एज वेल एज यूनिटरी, जिसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। तो फेडरल क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, यूनिटरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी एंड इमरजेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है। देन उसके बाद देखें तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड भी है, मतलब जो जुडिशियल बॉडीज है वो इंटीग्रेटेड है आपस में, प्लस इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो अगर देखें तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे आता है, हाईएस्ट है, ठीक है। देन उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बिल ऑफ राइट्स, दैट मींस फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइडेड है वो इन्फोर्सेबल है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ राइट दिए हुए हैं बल्कि उनको कोर्ट में इन्फोर्स भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 5 रिट्स, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो, वारंट ऑफ सर्चियरी एंड प्रोहिबिशन, जिसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है बाय द स्टेट, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां है, पार्ट नंबर 4 में है, जो कि नॉन जस्टिसेबल राइट्स है, मतलब वो स्टेट को डायरेक्शन देती है मूव करने की, मगर वो उसका वायलेशन अगर हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो नॉन जस्टिसेबल का मतलब यह है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी आर्टिकल का प्रोविजन का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते, बट अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट ओरिएंटेशन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो सेक्युलर ओरिएंटेशन है, मतलब जो सोसाइटी है उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। देन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एट इंसेप्शन, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है जिसमें वोटिंग राइट आ जाता है आफ्टर 18 प्लस, ठीक है। तो इट इज डिस्टिंक्टिव फीचर। एंड देन एम्फसाइज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो जस्टिस का इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट है, दैट इज ऑन सोशल लेवल एज वेल एज ऑन इकोनॉमिक लेवल, ठीक है। तो डीपीएसपी के थ्रू एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन के थ्रू ये चीज इन्फोर्स कराई जाती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है आपका ये केस लॉज, तो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं फॉर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है पहला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो ये मल्टीपल केस लॉज है, ये आप देख लोगे, ठीक है। इनके बारे में ब्रीफ में हम डिस्कस पहले भी कर चुके कई बार, तो ये आप एक बार पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। देन फाइनली दिस इज योर कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन खत्म हो जाता है। एंड देन दिस इज द क्विक रिवीजन टेबल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इस चीज को देख लेना, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन टेबल है, तो ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे कैसे क्या चीज मैंने डिस्कस करी थी इन द होल वीडियो, ठीक है। देन आगे चलें, ये आपकी टेबल यहाँ पे फिनिश हो जाती है, तो इससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है उसको डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है क्या चीज। तो बेसिकली जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो हमें राइट्स दिए हुए हैं, दैट आर फंडामेंटल राइट्स, और जो स्टेट को डायरेक्टिव दिए हुए हैं कि उन्हें किस तरीके की पॉलिसी बनानी है, किस तरीके के प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट नंबर 4 में है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग है। देन फंडामेंटल राइट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो गारंटी इंडिविजुअल लिबर्टीज इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, व्हाइल डीपीएसपीज आर गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस एम्ड एट बिल्डिंग वेलफेयर स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, जो डीपीएसपी है वो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है, और फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्फोर्सेबल है, कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। देन उसके बाद देखें दोनों की जो टेंडेंसी है वो अपोजिंग है, दैट इज इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस कलेक्टिव गुड। तो जो डीपीएसपी है वो स्टेट के बारे में करता है, और स्टेट का हमेशा से एम होता है कि हर सिटीजन का बेनिफिट होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, और इंडिविजुअल राइट जब भी मिल जाता है तो हमेशा इंडिविजुअल का एम होता है कि उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, और ये कलेक्टिव गुड की बात करता है डीपीएसपी, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू क्या है इसका। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स, दे आर जस्टिसेबल राइट एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 32 और हाई कोर्ट जाओगे तो 226। कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है क्लासिफाइड है, तो बेसिकली 6 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, देन
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, एंड देन लास्ट आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सेपरेट राइट है जहां पे आप इन सभी राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए आपके पास एक राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 32, और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, बिकॉज अगर ये राइट हटा दिया गया तो आपके पास किसी भी राइट का कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते आपके राइट होने के बाद भी। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अगर ओवरव्यू देखा जाए तो इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, एंड नॉन जस्टिसेबल, तो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, बट स्टेट जब भी लॉ बनाएगा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाएगा। ठीक है, देन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका एम क्या है, एम है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करना। जो हमारा प्रीएम्बल बात करता है जस्टिस की, तो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे एंड पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस को अचीव करना। देन कैटेगरीज क्या है, ये 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल नंबर 39, 38, 41 एंड 42 एंड 43 में प्रोवाइडेड है। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल नंबर 40, 43, 46, 47, 48 में प्रोवाइडेड है, एंड देन लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल नंबर 44, 50 एंड 51 में प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डीपीएसपी डिवाइडेड है और फंडामेंटल राइट्स 6 कैटेगरीज में। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं रिलेशनशिप्स क्या है। तो पहला तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों जो राइट्स हैं, मतलब जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दोनों अपोजिशन में नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जब भी फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई लॉ बनाया जाएगा तो डीपीएसपी के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, मतलब डीपीएसपी को ध्यान में रख के कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो वो ऑब्वियस हो जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी व्हाइल डीपीएसपी एम फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, देन टुगेदर दे फॉर्म फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो मेन फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरीके से वर्क करना है स्टेट को, वो कहां पे है, डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो ये एग्जांपल है किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल नंबर 14 में है, प्लस डीपीएसपी ऑन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज डी क्या बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। तो क्या हुआ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हो गए, तो इसमें कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन वाली नहीं दिखेगी। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो अब मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि ना डीपीएसपी कुछ और कहना चाह रहा है और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कुछ और हो रहा है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा ओवर डीपीएसपी। ठीक है, तो समटाइम्स लॉ इनैक्टेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी मे रिस्ट्रिक्ट और ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि क्या होगा, द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, और ये क्या है, इसमें हमेशा फंडामेंटल राइट क्या करेगा, इज ग्रेटर देन डीपीएसपी। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन, हमेशा डीपीएसपी को सप्रेस करने की पावर फंडामेंटल राइट के पास है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट बट डीपीएसपी इज नॉट। एज वेल एज फंडामेंटल राइट बात करता है इंडिविजुअल डिग्निफाइड लाइफ की, तो डिग्निफाइड लाइफ को रिक्वायरमेंट तो है ही है। ठीक है, उसके बाद हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट का है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उस केस में आपको दोनों ही प्रोविजंस को, जैसे मान लो डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स हो रहा है, तो कोशिश ऐसे करनी है कि दोनों को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट कर लो, मतलब हार्मोनियसली दोनों को इंटरप्रेट कर लो कि दोनों ही प्रोविजंस का औचित्य बचा रहे, मतलब दोनों ही प्रोविजंस का जो एसेंस है वो बचा के आप दोनों ही प्रोविजंस को इस तरीके से इंटरप्रेट कर दो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं रेदर देन कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोनियसली मतलब भाईचारे के थ्रू आपको उसको करना है कंस्ट्रक्ट का मतलब इंटरप्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से करना है कि दोनों ही प्रोविजंस अप्लाई हो सके, किसी एक को वर्ड डिक्लेयर ना करना पड़े। ठीक है, तो ये है आपकी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की डॉक्ट्रिन। देन आगे चलें, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसके रिलेशनशिप के लिए जो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं क्या है। तो पहले अर्ली फेज में क्या था, फंडामेंटल राइट्स ओवर डीपीएसपी था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, इसमें हेल्ड हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अगर आपस में ना बने तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो डीपीएसपी को ओवरराइड कर देंगे, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद शिफ्ट टुवर्ड्स बैलेंस, तो केरला एजुकेशनल बिल केस के थ्रू बैलेंस मतलब दोनों ही चीजों को इक्विवेलेंट पोजीशन पे रखा गया, तो ये मिड वाला सिचुएशन थी। तो कोर्ट रिकॉग्नाइज द नीड टू हार्मोनाइज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, एंड देन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
तो फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, ठीक है, तो ओवर रूल लेटर। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता था डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए। देन उसके बाद आया केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हेल्ड हुई है, ठीक है। तो लैंडमार्क केस इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें यह बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी एज लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिस्ट्रॉयड। तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, जो इस केस में हेल्ड हुआ था गोलकनाथ वाले केस में, वो ओवररूल हो गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए, बट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आत्मा, जो फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस सेंस के लिए वो बनाया गया, जो एम था उसका, जो पॉलिसी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको बिना चेंज करे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको बिना चेंज करे कोई फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है, तो कर सकते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी, ठीक है। बट अगर हम जनरली देखें तो फंडामेंटल राइट अमेंड होते ही हमेशा 90% ऑफ केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हम आज भी ये कहते हैं कि वो डीपीएसपी के पावर रखता है कि वो डीपीएसपी को ओवररूल कर सके, ठीक है। देन उसके बाद मिनरावा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, और जो कोर्ट था उसने इंस्ट्रक्ट करा किस चीज को, जो अमेंडमेंट आई थी 42nd अमेंडमेंट। अब इसमें क्या आया था, 42nd अमेंडमेंट में आ गया था कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर अभी तक हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट जो है वो ग्रेटर देन डीपीएसपी है, बट जो 42nd अमेंडमेंट थी उसमें क्या आया, उसमें यह आया कि जो डीपीएसपी है वो ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया इन मिनरावा मिल्स केस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड टू बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस करना, हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना। बट अगर फिर भी नहीं होता इन एनी केस, तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं किया जा सकता एज लॉन्ग एज कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, ठीक है। देन रिसेंट ट्रेंड क्या है, डीपीएसपी एज इन्फोर्सिबल प्रिंसिपल कैसे, इन केसेस लाइक उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मोहिनी जैन, the court used DPSP to expand the scope of fundamental right। तो कई केसेस में डीपीएसपी को यूज तो किया गया है फंडामेंटल राइट को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे आर्टिकल नंबर 21 जो छोटा सा राइट दिखता है आपको, उसके अंदर कई सारे सब्सिडियरी राइट्स हैं। तो वो क्यों, कैसे आए, वो आए डीपीएसपी को एक्सपेंड करके उन फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया, मतलब हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट किया गया दोनों को बैलेंस बना के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डीपीएसपी के लिए, सोनली डीपीएसपी के लिए कोई भी केस हुआ हो, ठीक है। देन अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट थी जिन्हें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अफेक्ट किया है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी जिसमें रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया था, और आर्टिकल नंबर 46 को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आप बारीकी से ये बात ध्यान करिए कि मैंने कहा था कि डीपीएसपी के लिए कभी फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ा जा सकता। मतलब छेड़ने का मतलब क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इंसर्ट का मतलब क्या है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंदर कोई चीज आपने एड ऑन करी है, एड ऑन करने से बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो जो डीपीएसपी का एम था, जहां पे इक्वालिटी की बात थी, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात थी, उसको उन्होंने इन्फोर्स कराया इन आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो 25th अमेंडमेंट आई जिसमें गिव इफेक्ट टू आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी एंड सी ऑन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चीज आई 25th अमेंडमेंट में, उसमें भी एड ऑन किया गया। एंड देन 42nd अमेंडमेंट आई जिसमें स्टेटेड दैट डीपीएसपी शैल हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स बट पार्शियली स्ट्रक डाउन इन मिनरावा मिल्स केस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट में बोला गया कि डीपीएसपी जो है वो मोर देन फंडामेंटल राइट्स है, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। देन उसके बाद 44th अमेंडमेंट आई जिसमें रिप्लेस राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 को रिप्लेस कर दिया गया विद आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए, बिकॉज जब इंडिया का डेवलपमेंट फेज था तब आर्टिकल नंबर 31 हमें देता था राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए कोई बंदा रेडी नहीं था, जिसकी वजह से स्टेट एक्वायर नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने एनालाइज करा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट बना दिया जाए, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम आर्टिकल नंबर 31 टू आर्टिकल नंबर 300 ए। तो यहां भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इसको हटाया नहीं गया, इसको क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, ठीक है। ये राइट अभी भी है, बट स्टेट के गुडनेस के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए इसको आपको एक्वायर करने में आप हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर सकते। देन उसके बाद एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वर्किंग टुगेदर, ये आपके एग्जांपल्स हैं, एक बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद
फाइनली हमारा कंक्लूजन आ जाता है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक ओवर हो चुका है। ठीक है, देन क्विक रिवीजन टेबल ऑब्वियस रहनी ही रहनी है, जिससे आपको एग्जाम से एक दिन पहले हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आप देख लोगे। ठीक है, फर्रे बनाने के लिए नहीं है ये बस रिवीजन करने के लिए है कि जो हमने वीडियो में डिस्कस करा वो टिप्स पे आ जाएगा आपको, और आपको सारी बातें याद आ जाएंगी जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाई। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हमारी क्विक रिवीजन टेबल यहाँ पे खत्म हो जाती है इस टॉपिक की। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि राइट्स हमें प्रोवाइडेड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यूटीज हमें प्रोवाइडेड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? एक कॉमन सेंस के नजरिए से सोचिए, राइट्स और ड्यूटीज में जो रिलेशनशिप होगा वो सिंपल सा इतना होगा कि अगर किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ राइट्स दे दिए जाए, कोई उसकी जिम्मेदारी ना हो, सिर्फ राइट्स हो, तो क्या होगा? उस राइट्स का मिसयूज होगा, और मिसयूज करने से वो किसी ना किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा। तो आप किसके राइट को प्रोटेक्ट करोगे जब दोनों ही के पास राइट है, कोई ड्यूटी नहीं? इसलिए यहाँ पे ड्यूटीज का कंसेप्ट आता है कि जब राइट आता है तो उसके साथ साथ आपके ऊपर आती है ड्यूटी। ठीक है, और ड्यूटी आने का मतलब यह है कि आपको वो राइट यूज करना है इस सेंस में कि दूसरे का राइट आप किसी को एक्सप्लॉइट ना करो। ठीक है, तो मतलब दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ये आपकी ड्यूटी है। प्लस जब भी आपके ऊपर ड्यूटी होती है तो उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे पुलिस वालों के पास ड्यूटी है एक पीसफुल स्टेट बनाने की, पीसफुल सोसाइटी बनाने की, उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ राइट्स दिए गए। तो वो राइट्स क्या है? वो ड्यूटीज के सब्सिडरीज है, मतलब वो ड्यूटीज के कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं वो अलग चीज है, और ड्यूटीज जो राइट्स के साथ आती हैं वो अलग चीज है। दोनों का रोल लगभग सेम है, बट दोनों का असर अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले समझते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब एक कॉइन को जैसे हेड एंड टेल होता है, वैसे ही राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो बोथ आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जस्टिस एंड हार्मनी। तो दोनों ही चीजें चाहिए तभी सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। एंड देन व्हाइल राइट्स गिव्स इंडिविजुअल सर्टेन फ्रीडम, एंटाइटलमेंट, ड्यूटीज इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल टू इंश्योर दीज राइट्स आर एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली। तो राइट्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करने के लिए जो चीज चाहिए वो है ड्यूटीज। तो ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट्स में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है पार्ट नंबर 3 में, और ड्यूटीज प्रोवाइडेड है पार्ट नंबर 4 कैपिटल ए, जिसको बोलते हैं 51 कैपिटल ए में आर्टिकल नंबर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है? राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी लॉ इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। तो बेसिकली राइट्स क्या है? सर्टेन सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इसको टाइम बचाते हैं, बार बार डिस्कशन नहीं कर रहे, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, वही चीज लिखी हुई है। देन मीनिंग ऑफ ड्यूटीज को अगर हम देखें तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल के ऊपर जो स्टेट और सोसाइटी के प्रति है, और इंश्योर कलेक्टिव वेलफेयर को इंश्योर करता है ये। और आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए में ड्यूटीज है जो कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी। 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, और यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से ये इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। देन आगे चलते हैं, तो ये कुछ ड्यूटीज है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए में, उसमें आप पढ़ लोगे। तो ये कुछ आपकी ड्यूटीज लिखी हुई हैं, बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आर्टिकल नंबर 51 ए निकाल के पढ़ लेना। ठीक है, देन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फिलोसफिकल बेसिस क्या है? राइट्स विदाउट ड्यूटीज इज इक्वल टू एनार्की। मतलब किसी का कोई भी लिमिटेशन नहीं रह जाएगी। एंजॉयमेंट ऑफ राइट मस्ट नॉट हार्म अदर राइट, ड्यूटीज प्रिवेंट मिसयूज ऑफ राइट्स। एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट हेट स्पीच। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर विदाउट ड्यूटीज कोई राइट दिया गया तो एनार्की वाली सिचुएशन आ जाएगी जहां पे कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। ठीक है, देन ड्यूटीज विदाउट राइट तो ऑपरेशन आ जाएगा, मतलब दबाव आ जाएगा अगर आपके पास कोई अधिकार ही नहीं होगा। ठीक है, इफ इंडिविजुअल्स आर बर्डन्ड विद ड्यूटीज विदाउट राइट्स इट लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली आप दबा हुआ फील करोगे, आपके पास कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो अगर म्यूचुअल डिपेंडेंस रहे तो सबसे बेस्ट है राइट इंश्योर पर्सनल फ्रीडम, ड्यूटीज इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, क्रिएटिंग अ बैलेंस। तो पर्सनल फ्रीडम के साथ अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंश्योर कर दिया जाए तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप इन इंडिया। क्या है? राइट्स इंप्लाइड ड्यूटीज। तो राइट्स के साथ क्या है? इंप्लाइड ड्यूटीज हैं। एवरी फंडामेंटल राइट हैज इनहेरेंट ड्यूटी। सबके साथ कुछ ना कुछ इनहेरेंट ड्यूटी है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पास इनहेरेंट ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, इसी को हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो पर दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है। देन राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए इंप्लाइज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्जियन टू इंश्योर चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन।
ठीक है। तो एजुकेशन को रिसीव करवाने के लिए पेरेंट्स के ऊपर ड्यूटी है और बच्चों का राइट है कि आर्टिकल नंबर 21 में ए में उनको एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ड्यूटीज प्रोटेक्ट राइट। तो जो ड्यूटीज है वो राइट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक पुलिस वाला है तो उसकी ड्यूटी है पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखना, तो उस वो ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्पेशल राइट्स है, जो आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो चुका है उसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। सिटीजंस मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज लाइक अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पेइंग टैक्सेस, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए का फर्स्ट क्लॉज यही है, टू इंश्योर एनीवन कैन एंजॉय देयर राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ड्यूटीज कई बार राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 226 कि कोई भी लॉ बना तो उसको चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ में है या अगेंस्ट में, तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद केस लॉ आप देख लोगे एक बार। देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर कैसे है वो डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल देख लेंगे कि उनका नेचर कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर 19 जो है, ड्यूटी नॉट टू स्प्रेड हेट और वायलेंस आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए का ई में है, प्रमोट हार्मनी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरीके से ये है, उसी तरीके से एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देन केस लॉज ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेशनशिप, ये केस लॉज है, ये आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके एक दो केस लॉज कोई भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तो आपको बेटर एज मिल जाता है। देन दीज आर केस लॉज, ठीक है। तो ये केस लॉज आप एक बार देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे आप मेमोराइज करके उसको लिख सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले सकते हो। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या इंपॉर्टेंस है, पहला सोशल हार्मनी, तो हार्मनी बनी रहेगी अगर बैलेंस बना रहेगा राइट्स और ड्यूटीज के बीच में, तो किसी भी चीज का, किसी भी राइट का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। देन नेशन बिल्डिंग, तो नेशन की एक एम्पावर बिल्डिंग होने में, मतलब एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ होने में इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। देन उसके बाद देखें तो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही नहीं है हल्ला मचाना, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही जगह पे सही राइट का यूज करना और सही जगह पे सही ड्यूटी को निभाना, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, पहला नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, तो इनको भी कोर्ट में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इन सम केसेस जहां पे पर्टिकुलरली लॉ बन चुका है, जैसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट रिलेटेड, तो वो आपको कोर्ट में शो भी किया जा सकता है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनकी ड्यूटीज क्या है, और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी कोई सेक्शन है, राइट का तो सबको पता है, ड्यूटीज का बहुत कम लोगों को पता है। देन एडेड लेटर, तो बाद में ऐड हुई थी इन 1976, तो जिसमें ये बोला था कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ड्यूटीज शुड हैव बीन इंक्लूडेड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उन्होंने बोला कि अगर ड्यूटीज इतनी जरूरी थी तो स्टार्टिंग में ही ऐड की जाती थी, बाद में ऐड करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा ओवर हो जाता है, फिर कंक्लूजन यहाँ पे एंड करता है। एंड देन फाइनली क्विक रिवीजन टेबल है, ये आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पहले आपको रिवीजन करने के लिए टेबल बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। देन फाइनली जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पे ये टेबल खत्म हो जाती है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोवरेनिटी डेफिनेशन एंड टाइप्स, पॉलिटिकल, पॉपुलर एंड लीगल। तो बेसिकली सोवरेनिटी के ऊपर डिस्कशन है कि क्या होती है सोवरेनिटी, क्या डेफिनेशन उसकी, क्या टाइप्स हैं, पॉलिटिकल, पॉपुलर एंड लीगल। तो सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि सुप्रीमेसी, मतलब कि आपके ऊपर किसी का और का राज नहीं है, आप खुद के अपने राजा हो, अपनी मर्जी का आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज फंडामेंटल इन पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो दोनों ही क्योंकि रिलेट करते हैं, तो ये क्या है, फंडामेंटल है, एज वेल एज सुप्रीम अथॉरिटी होता है। इसका मतलब कि आपके ऊपर कोई भी नहीं है, यू आर द सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी दैट हैज अल्टीमेट पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। तो बेसिकली कोई भी अथॉरिटी जिसके पास अल्टीमेट पावर आ जाए कि वो लॉ बना सके, लॉ को इन्फोर्स कर सके विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट अथॉरिटी इज नोन एज सोवरेन अथॉरिटी। तो सोवरेनिटी इज बोथ इंटरनल मतलब विद इन द नेशन एंड एक्सटर्नल दैट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन पावर्स। तो ये क्या है, ये सोवरेनिटी की डेफिनेशन है। अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे जाते हैं तो सोवरेनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सुपरेनस मीनिंग सुप्रीम और पैरामाउंट अथॉरिटी। तो बेसिकली ये इसकी लीगल डेफिनेशन है। देन आगे चलते हैं, ये 2-3 जूरिस्ट की डेफिनेशन है, ये आप देख लोगे आपको एक बार में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। एंड देन sovereignty is supreme political power vested in a state which is not subject to any external authority। ये मुझे सिंपल लगी है, तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो। देन ऑस्टिन की देखें तो sovereignty is the supreme power of making laws which are obeyed by all
विच नो अदर पर्सन और बॉडी कैन ओवरराइड। तो ये भी सिंपल है एज कंपेयर टू दिस डेफिनेशन, ये दोनों सिंपल है। तो ये आप कोई भी एक दो मेंशन कर देना एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है, सुप्रीमेसी, कि आपके ऊपर कोई भी नहीं है, यू आर द हाईएस्ट अथॉरिटी। देन परमानेंस, यू आर द परमानेंट अथॉरिटी, और जब तक आपकी एग्जिस्टेंस है, मतलब स्टेट की एग्जिस्टेंस है, तब तक ये एग्जिस्ट करेगी और तब तक ये खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब सॉवरेनिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूटनेस, मतलब एब्सोल्यूट है विदाउट एनी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन। देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है, एक्सटेंड्स टू ऑल पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द टेरिटरी, तो सबके ऊपर लगेगी, ठीक है। एंड देन इंडिविजिबिलिटी, मतलब सोवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन मल्टीपल अथॉरिटीज, तो सोवरेनिटी जो है वो मल्टीपल अथॉरिटी में डिवाइड नहीं की जा सकती। देन टाइप्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका पॉलिटिकल सोवरेनिटी, जहां पे पॉलिटिकल रियल एंड प्रैक्टिकल पावर जो है एक्सरसाइज बाय द पीपल और देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है। इंडिया क्या करता है, इंडिया जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने के बाद पॉलिटिकल सोवरेनिटी उनके पास आ जाती है, जिनके पास लॉ बनाने की पावर आ जाती है, ठीक है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होती, बट डिपेंड्स ऑन पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिसके बाद आप जनता सेटिस्फाइड होगी तो उनको लाएगी, अदरवाइज चेंज कर दिया जाएगा। देन फीचर्स को देखा जाए तो फीचर्स में सबसे पहले एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, तो विल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग फंक्शन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट एंड लीडर्स रिप्रेजेंट दिस फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी, तो बेसिकली जो पार्लियामेंट में जो पार्टी पावर में होती है, प्लस जो लीडर्स होते हैं जो कि डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप की सोवरेनिटी को। देन फाइनली दिस इज एग्जांपल, जैसे इन इंडिया पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे तो उसकी स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और कहा भी जाता है कि इंडिया में सोवरेन कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया का मतलब, सोवरेन का मतलब कि पीपल ऑफ इंडिया के पास फुल पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसाइड कर सकते हैं, एंड देन पॉलिटिकल सोवरेनिटी उनके ऊपर चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब पीपल की सोवरेनिटी, मींस सोवरेनिटी अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल, जो कि इंडिया का केस है, ठीक है। पीपल के पास आई, देन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, ठीक है। इट एम्फसाइजेस दैट द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट इज देयर एजेंट, तो अल्टीमेट सोर्स कौन है, हम लोग, और हमारा एजेंट कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। देन फीचर्स को अगर देखा जाए तो क्या है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंसेंट ऑफ द गवर्न, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो मतलब कंसेंट ऑफ द गवर्न, मतलब जो लोग गवर्न किए जा रहे हैं किसी भी पॉलिसी के थ्रू, उनकी अगर कंसेंट है तो वो अलाउड है, ठीक है। देन सिटीजंस हैव राइट टू चेंज और ओवरथ्रो द गवर्नमेंट इफ इट फेल्स टू सर्व देम, तो अगर लोगों ने डिसाइड करा और गवर्नमेंट ने उनको सर्व नहीं करा तो उनको ओवरथ्रो या फिर रिमूव करने का राइट है। देन उसके बाद एग्जांपल्स ये देख लोगे आप, ठीक है। देन उसके बाद लीगल सोवरेनिटी का लास्ट टाइप आता है, जो सोवरेनिटी में आता है लास्ट टाइप, लीगल सोवरेनिटी। इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है कि लॉ बनाने की पावर, ठीक है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज, तो ये जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, ठीक है। इट इज एब्सोल्यूट इन थ्योरी बट ऑफन लिमिटेड इन प्रैक्टिस बाय पब्लिक ओपिनियन, मोरालिटी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, तो बेसिकली थ्योरी में तो ये सोवरेनिटी है, लीगल सोवरेनिटी, बट प्रैक्टिकलिटी में क्या है, पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है, मोरालिटी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर कोई भी जिससे लॉ पास होता है, तो अगर कोई स्ट्राइक वगैरह ज्यादा लेवल पर हो जाती है तो उसे पब्लिक ओपिनियन या फिर मोरालिटी के अगेंस्ट माना जा सकता है, ठीक है। एंड देन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया जाता है, मतलब जो डोमेस्टिक लॉ है, जो एक देश के अंदर का लॉ है, उसको भी बनाते वक्त इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ध्यान रखा जाता है। देन फीचर्स देखें, कंसेप्ट डेवलप्ड बाय जॉन ऑस्टिन, लॉ वाज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शंस, तो ये डेफिनेशन है, ये बेसिकली आपके जूरिस्प्रूडेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप यहां भी सोवरेनिटी में इस चीज को मेंशन कर सकते हो इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। देन लीगल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक और अमेंड लॉज, तो लीगल सोवरेनिटी किस पे है, किसके पास है, जिसके पास लॉ बनाने की या अमेंड करने की पावर है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लो कि इन यूके पार्लियामेंट इज लीगली सोवरेन एज पर एविडाइसी, तो एविडाइसी ने एक डेफिनेशन दी थी किसकी, रूल ऑफ लॉ की, ठीक है। तो एविडाइसी के थ्रू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात होती है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन इज लीगली सोवरेन इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज एज वायलेटिंग इट, तो बेसिकली इंडिया में जो लीगल सोवरेनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, और यूएस में किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन
पॉलिटिकल, पॉपुलर एंड लीगल सोवरेनिटी। क्या रिलेशनशिप है? पॉपुलर सोवरेनिटी इज द थ्योरेटिकल बेसिस वेयर पावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीपल। तो बेसिकली थ्योरी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया में पॉपुलर सोवरेनिटी है जहां पे लोगों के पास पावर है, शुरुआत होती है पावर की लोगों से, ठीक है। देन पॉलिटिकल मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पावर थ्रू इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। तो जो लोग इलेक्ट हुए, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह सेलेक्ट हुए, उनके पास आई पॉलिटिकल सोवरेनिटी, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। देन उसके बाद लीगल सोवरेनिटी इज द फॉर्मल अथॉरिटी ऑफन एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है ऑफ द इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लोगे तो पॉपुलर सोवरेनिटी का, पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड लीगल सोवरेनिटी, ये आप देख लोगे एग्जांपल एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सोवरेनिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इंडिया में किस तरीके से सोवरेन का सिस्टम है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा प्रीएम्बल कहता है, ठीक है। और सोवरेनिटी इज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंडिया के मैटर में बोथ इंटरनल मतलब अंदरूनी, जहां पे कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी भी गवर्नमेंट के पास है, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फॉरेन रूल, मतलब कोई भी और देश का हमारे ऊपर रूल नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट केसेस को ये देख लोगे एक बार, मैं बार बार ये इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, ठीक है। देन उसके बाद criticism of absolute sovereignty। क्या है criticism? Thinkers like Lasky and Barker argue that sovereignty is not absolute but limited by international law, morality and interdependence of the state। ये हम डिस्कस कर चुके कि morality, international law, public morality as well as public order as well as interdependence of states, मतलब जो स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो नेशंस, तो इसके थ्रू सोवरेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं ना कहीं उन पे इनडायरेक्टली, जैसे बोलते हैं ना, इंप्लाइडली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। In the modern globalized world, economic treaties, international organizations and human rights norms restrict absolute sovereignty। तो absolute sovereignty का concept आप तो नहीं बचा है, because कहीं ना कहीं economic treaties, international organizations और human rights norms जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लॉ मेकिंग अथॉरिटी या फिर सोवरेनिटी को हिंडर करते हैं इनडायरेक्टली। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। ये बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आगे चलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये आपका कंक्लूजन खत्म हो गया, ये आपकी रिवीजन टेबल आ जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे, दिस इज पॉलिटिकल, ठीक है, पॉपुलर एंड लीगल। तो ये आप देख लोगे एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये आपको फाइनल क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी। देन आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन। तो किस तरीके से सोवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो अब बेसिकली ये समझना है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव या ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है इंडियन सोवरेनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सोवरेनिटी हम समझ चुके हैं, सुप्रीम अथॉरिटी को सोवरेन बोला जाता है जहां पे किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर का असर ना हो, ठीक है। तो इन क्लासिकल सेंस सोवरेनिटी वाज एब्सोल्यूट एंड इंडिविजिबल। तो क्लासिकल सेंस में देखा जाए तो सोवरेनिटी एक ऐसा टर्म है जो कि क्या है? एब्सोल्यूट है, जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लस इंडिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। देन मॉडर्न एरा में देखा जाए तो सोवरेनिटी जो है इन्फ्लुएंस हो चुका है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट से। तो पहली बात तो हमारा संविधान है जो सोवरेन पावर्स को भी लिमिट करता है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, तो जो देश की जिम्मेदारी है दूसरे देश के प्रति, उसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन जो कि फैल रहा है आज की डेट में, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी या ट्रेड रिलेटेड वैल्यूज को जोड़ना एंड मेकिंग इट रिलेटिव एंड इंटरकनेक्टेड। तो इंटरकनेक्टेड हो गया है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं सोवरेनिटी क्या है वो इन्फ्लुएंस हो चुका है, या फिर कहूं तो एब्सोल्यूट नहीं रहा, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ focuses on how state power is regulated by legal framework, while in international law and globalization have redefined the traditional notion of sovereignty। तो बेसिकली इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो जो सोवरेनिटी की डेफिनेशन है वो रीडिफाइन हो चुकी है, ठीक है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोल बेसिस पे क्या है? सोवरेन है, ठीक है। सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किस तरीके से है? तो सोवरेनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, तो बेसिकली जो हमारा इंडिया है उसमें लीगल सोवरेनिटी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही रहती है। इन कंट्रीज विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल इंडिया, यूएसए, सोवरेनिटी रिसाइड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन मोनार्क और रूलर। तो सोवरेनिटी किसके साथ है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। लीगल सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी हमेशा लोगों के पास है, एंड देन पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों से ट्रांसफर होती है रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं अपने आप को क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हम अपने आप को प्रीएम्बल में डिक्लेयर करते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन,
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो लोग हैं, जो जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, वो अल्टीमेट सोवरेन है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो भी वर्किंग बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, वो सब्जेक्ट किसके हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के सब्जेक्ट में है। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये हम डिस्कस कर चुके कि जहां पे कुछ चीजें ऐसे कैटेगराइज कर दी गई थी जो कि सोल मतलब आत्मा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नींव है, उसको नहीं हिलाया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्सोल्यूटली अमेंड नहीं किया जा सकता कि मतलब जो मर्जी है उस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल नंबर 368 में है, उसको एक लिमिटेड प्रोस्पेक्ट में अमेंड कर सकते हो, वो भी किस तरीके से कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ पावर एंड सोवरेनिटी। सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से है इंडिया में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बट बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस। तो बेशक पावर डिवाइडेड है, पावर के लेवल पे ये लोग सोवरेन है, बट इन सब की वर्किंग किसके थ्रू चेक और डिसाइड बैलेंस होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जांपल है जहां पे जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 226 एंड 32। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करा जाए तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी का मतलब वही है कि एब्सोल्यूट लेवल पे। ठीक है, देन वेस्टफैलियन सोवरेनिटी एक ट्रीटी है ऑफ वेस्टफैलिया। ईच स्टेट हैड इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो इंटरनल मतलब कि आपके जो स्टेट्स हैं, जो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी आपके विद रेफरेंस टू योर टेरिटरी, वो एब्सोल्यूट है। और एक्सटर्नल मतलब आपके ऊपर कोई भी फॉरेन नेशन, मतलब आपके अलावा कोई और दूसरा देश राज्य नहीं कर सकता। एक्सटर्नल कंट्रोल आपका इंडिपेंडेंट है। देन सोवरेनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ को देखें, स्टेट्स आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट एंटिटीज बट मस्ट रिस्पेक्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड ट्रीटीज। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये इंप्लाइड टर्म है कि वैसे तो इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बन रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डोमेस्टिक लॉ बनेगा, मतलब जो स्टेट के अंदर, जो नेशन के अंदर का लॉ बनेगा, वो सब्जेक्ट किसके होगा? इंटरनेशनल नॉर्म एंड ट्रीटीज के सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इंप्लाइड कंडीशन है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो प्रिंसिपल्स क्या है यूएन चार्टर के, देखें तो आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 1 सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। तो सोवरेन इक्वालिटी मेंटेन करता है यूएन चार्टर। देन आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 4 प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। तो फोर्स यूज नहीं किया जा सकता, बट सेल्फ डिफेंस, जैसे आप पे कोई अटैक कर दे तो उसमें आप डिफेंस तो कर सकते हो। ये चीज बीएनएस में भी प्रोवाइडेड है, प्लस यूएन चार्टर में भी एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 7 नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट ये तो दिखाने की बात है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो दिखाने के लिए है, बट जो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रख के डोमेस्टिक लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, देन लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ क्या है, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी स्टेट ने या किसी देश ने कोई ट्रीटी साइन करी तो अपना डोमेस्टिक लॉ उसके हिसाब से बनाएगा। ठीक है, देन इंटरनेशनल कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अदर ट्रिब्यूनल्स कैन पास बाइंडिंग जजमेंट्स। ठीक है, तो बाइंडिंग जजमेंट्स पास किया जा सकता है, जैसे कुलभूषण यादव का जो केस था उसमें। ठीक है, देन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन। तो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जो बेसिकली कुछ ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए आपको लॉ बनाना है। ठीक है, देन एग्जांपल्स ऑफ सोवरेनिटी वर्सेस इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूएन सैंक्शंस क्या है, स्टेट लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया फेस रिस्ट्रिक्शन डिस्पाइट क्लेमिंग सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी क्लेम करने के बाद भी कुछ सैंक्शंस हैं जो इंपोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, देन कश्मीर इशू, इंडिया एम्फसाइज नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल सोवरेनिटी बट इंटरनेशनल प्रेशर चैलेंजेस इट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये कुछ इश्यूज हैं जहां पे सोवरेनिटी क्लेम किया जाता है बट एग्जैक्टली मिल नहीं पा रही। देन सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको देखें तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है आज की डेट में, सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस सिस्टम, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसी जिनको बोला जाता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को इंप्लाइडली इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक सोवरेनिटी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स लिमिट एज स्टेट्स एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेसिकली क्या है, जो ग्लोबल मार्केट है वो स्टेट की कहीं ना कहीं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसी को इफेक्ट कर सकती है, बट
आप अगर देखो तो प्रोविजंस के हिसाब से वो क्या है, इकोनॉमिकली सोवरेन है। इंडियाज लिबरलाइजेशन ओपन मार्केट बट रिड्यूस्ड टैरिफ ऑटोनॉमी ड्यू टू WTO नॉर्म्स, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स भी कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक लॉ पे इफेक्ट डालते हैं इम्प्लाइडली। देन उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल सोवरेनिटी। तो डिजिटल सोवरेनिटी मतलब जहां पे आप अपनी डिजिटल जो भी आपके डिवाइसेस हैं उसको प्लस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। जैसे बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, मेटा वगैरह, ये इन्फ्लुएंस करती हैं इंफॉर्मेशन सोवरेनिटी को। तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी बाहर वाली कंट्रीज के कंपनीज के पास रहती है, स्टोर रहती है। साइबर लॉज एंड डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज, एग्जांपल इंडियाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एम टू प्रोटेक्ट नेशनल सोवरेनिटी इन डिजिटल एज। तो अभी नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट का पासिंग हुआ है, ठीक है। देन आगे देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस एंड सोवरेनिटी, रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। डॉक्ट्रिन अलाउज इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन केसेस ऑफ जीनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जीनोसाइड हो रहा है तो सोवरेनिटी को साइड करके इंटरनेशनल इंटरवेंशन किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद सोवरेनिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, जो लीगल सोवरेनिटी हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जो बाहर से फ्री है हम लोग, मतलब फॉरेन कोई भी नेशन का हम पे कोई राज नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। देन केस लॉज हैं, ये केस लॉज देख लोगे आप, ठीक है, ये केस लॉज है और रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन आता है सोवरेनिटी इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस होने की वजह से आप बेशक फेस पे तो सोवरेन हो बट कहीं ना कहीं आपको पॉलिसीज उस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, तो टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चैलेंजेस इंटरनल सोवरेनिटी। तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो इंटरनल सोवरेनिटी को चैलेंज करता है क्योंकि इससे पीस डिस्टर्ब हो जाता है। एंड देन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज ट्रीटीज जो है वो भी ऑब्लिगेशंस है कि जो डोमेस्टिक लॉ बनाएंगे वो उन ट्रीटीज के मद्देनजर बनाएंगे, ठीक है। देन डेटा एंड साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल डेटा फ्लोज एंड टेक कंट्रोल रेज कंसर्न ओवर डिजिटल सोवरेनिटी। तो बेसिकली जो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन और डेटा और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड लॉज बनने बहुत जरूरी हो चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन फाइनली ये टॉपिक ओवर हो जाता है इस कंक्लूजन के साथ, ठीक है। ये हमारा फाइनली कंक्लूजन है इस टॉपिक का, और इसी के साथ हमारी क्विक रिवीजन टेबल की बारी आ जाती है जो इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ में आपको सारी चीजें याद दिला देगी बिफोर योर एग्जाम। इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कंटेक्स्ट, तो यही सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। इसी के साथ ये वीडियो ओवर हो गई, साथ ही साथ यूनिट नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ थर्ड सेमेस्टर इज ओवर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।